दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। जो जो अच्छे नंबर से या उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो भी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो वे घबराए नहीं, रुक जाना नहीं, जो योजना है उसका पूरा पूरा लाभ लें। तो दोस्तों जुड़े हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ मिलकर तैयारी करें। चलिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए मैं कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों रेगुलर वीडियो लाने की। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उससे उसकी थ्योरी मैं आपको एक बार समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए दोस्तों तो आपको ईजिली आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं दोस्तों तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हाई लिखकर। इस नंबर पर दोस्तों मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, जिससे मैं आपको सारे क्वेश्चन के नोट्स जो है अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम आज का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो पहला है हमारा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण से ही समझाना है आपको। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तो दोस्तों इसकी थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहेंगे कि प्राकृतिक वस्तुएं जो भी होती हैं, है ना, प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती है उन्हीं वे सारी काय में आती है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जैसे मान लीजिए मछली पालन हो गया, है ना। ये देखिए, मछली पालन कोई समुद्र है, उस पर ऑटोमेटिक मछली आएगी, ऑटोमेटिक उसमें पलती रहेगी वो, है ना, पोषण उनको मिलता रहेगा, छोटे जानवरों को खा के वो बड़ी होती रहेगी। तो ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद कृषि जो हैगा ये भी हमारा काय में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम अगर खेत पे फसल बोते हैं दोस्तों तो वो हमारी मजबूरी होती है, वो हम जो है व्यापार के लिए या फिर जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बीज बोना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो प्रकृति क्या है कि अगर कहीं पे बीज पड़ा हुआ होगा तो उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, पानी मिलेगा, उसे उसे पोषण मिलेगा, सनलाइट मिलेगी और ऑटोमेटिक जो है वो बीज बड़ा होकर पौधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कृषि जो है ये भी काय में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग होता है ना, मतलब प्रकृति द्वारा चीजें उत्पन्न होती है, वे सारी चीजें काय में आएगी दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। ओके, ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर किसे कहेंगे, मान लीजिए प्राकृतिक रूप से प्राथमिक क्षेत्र में हमें चट्टानें प्राप्त हुई है। ठीक है, चट्टानें क्या है दोस्तों, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। अब मान लीजिए इसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आप पीस लेते हैं और उसमें कुछ केमिकल्स मिला देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या बन जाएगी दोस्तों, क्या मिल जाएगी, हमें सीमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त स्रोतों को बदल कर, है ना, दूसरी वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है दोस्तों, वो आता है द्वितीय क्षेत्र में आता है। ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझिए, लिख तो आप आसानी से लेंगे, केवल चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा दोस्तों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुएं जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। जैसे कृषि हो गया, है ना, और मछली पालन हो गया, तो ये सारे काय में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे दोस्तों। ओके, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों, जैसे चट्टानें हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को जो हम मॉडिफाई करते हैं, है ना, या उनको रूप बदल कर उपयोग करते हैं, तो वो सारी काय में आती है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीमेंट की फैक्ट्री। अगर मान लीजिए कृषि से हमें क्या मिला, गेहूं मिला मान लो, है ना, गेहूं मिला, ये काय में आएगा दोस्तों, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ओके, ये प्राथमिक क्षेत्र में आया। अब गेहूं से हमने आटा बनाया, मैदा बनाया, और मैदे से हमने क्या बनाया दोस्तों, बिस्किट बना दिया, है ना। तो बिस्किट की फैक्ट्री काय में आएगी बताइए आप, बिस्किट फैक्ट्री काय में आएगी दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में आएगी। काय में, द्वितीय क्षेत्र में। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा आखिरी तीसरा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, देखिए, पहले में हमें उत्पाद मिल रहा है, जैसे कृषि में हमें उत्पाद मिल रहा है, पशुपालन में हमें उत्पाद मिल रहा है, पोल्ट्री में हमें उत्पाद मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, सीमेंट कारखाना हमें उत्पाद मिल रहा है, बिस्किट कारखाना, इसमें बिस्किट बन के तैयार हो रहे हैं। लेकिन तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें उत्पाद की जगह सेवा का उत्पादन किया जाता है या सृजन किया जाता है। ठीक है, सेवा का सृजन, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, हमारा इलाज करता है। और इलाज कैसे करता है, उसने जो भी उसका अनुभव है उसके आधार पे वो हमारी बीमारी की पहचान करता है और लिख के दे देता है कि ये गोली जो है आपको मार्केट से खरीदना है, ये मेडिसिन आपको मार्केट से खरीदना है। तो डॉक्टर ने क्या किया, हमसे फीस ली, लेकिन कुछ दिया क्या, नहीं दिया, है ना। ये प्रोडक्ट तो हम बाजार से खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर क्या कर रहा है, हमें सेवा दे रहा है। ओके, इसी प्रकार से नाई हो गया, तो नाई क्या कर रहा है दोस्तों, हमारे ही बाल काट रहा है और पैसे भी हमसे ही ले रहा है, तो वो बाल काटने की क्या कर रहा है दोस्तों, सेवा कर रहा है। ऐसे ही हमारा वकील हो गया, वकील क्या कर रहा है, उसने पढ़ाई कर रखी है, वो
हमारा केस लड़ रहा है तो वो भी क्या होगी, हमारी सेवा। इसी प्रकार से शिक्षक जो है वो भी काय में आएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र किसे कहेंगे दोस्तों, कि तृतीय क्षेत्र में जो है उत्पाद की जगह काय का सृजन होता है दोस्तों, सेवाओं का सृजन होता है, इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर हो गया, है ना, डॉक्टर, नाई, शिक्षक, वकील, ये सभी काय में आएंगे दोस्तों, सेवा क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ ही, कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। ओके दोस्तों, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो हमें इसमें आंसर वही लिखना है कि तृतीय क्षेत्र में जो है कोई भी उत्पाद नहीं बनता है, उत्पाद नहीं बनाया जाता, बल्कि उत्पाद के स्थान पर सेवाओं का सृजन किया जाता है, ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है ना, यह सेवाएं दी जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बोर्ड में काफ़ी टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ठीक है, टॉपिक क्लियर है दोस्तों। ठीक, आप चाहे तो दोस्तों ये रफ नोट्स जो मैं बना रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप बाद में इसे रिवाइज कर सके इजीली। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा चुका हूँ, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी इसको इंग्लिश में हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। तो व्हाट इज बार्टर सिस्टम, तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले क्या होता था, जब पैसा नहीं था, है ना, जब पैसा नहीं था तब क्या होता था दोस्तों, कि वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी जाती थी। ठीक है, हमारे गांव में जैसे आज भी क्या होता है कि कुछ फल बेचने वाले आते हैं। ठीक है, तो वो फल बेचने वाले क्या करते हैं कि वो आपसे गेहूं ले लेते हैं। ठीक है, और गेहूं के बदले उतने ही वजन के बराबर तोलकर आपको फल दे देते हैं। तो गेहूं उन्होंने ले लिए और फल उन्होंने आपको दे दिए, तो वस्तुओं का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आदान प्रदान हो गया। ठीक है, और वस्तुओं के आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना या देना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ओके दोस्तों, यह बार्टर सिस्टम कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसकी प्रमुख समस्या क्या थी। ठीक है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तो इसकी प्रमुख समस्या क्या थी। ठीक है, तो प्रमुख समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक घोड़ा है, मुझे घोड़ा बेच के क्या खरीदना है, हाथी खरीदना है। ठीक है, क्या खरीदना, मुझे हाथी खरीदना है घोड़ा बेच के। ओके, अब एक आदमी है जिसके पास कुत्ता है और उसको कुत्ता बेच के क्या खरीदना है दोस्तों, बकरी खरीदना है। ठीक है, अब मैं पूरे गांव में चला गया हूँ, मुझे कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जिसको घोड़ा चाहिए हो, और लेकिन मुझे बेचना क्या है, घोड़ा बेचना है। तो ऐसे में क्या होगा, मेरा सौदा होगा क्या, नहीं होगा। अब यह आदमी कुत्ता बेचना चाहता है लेकिन कुत्ता किसी को चाहिए नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई, है ना, एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का आदान प्रदान या एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, तो जैसे मुझे घोड़ा बेचना है, तो मैंने क्या किया, मैं गया किसी आदमी के पास, मैंने उसको घोड़ा दिया। ठीक है, और बदले में उससे कोई वस्तु नहीं मांगी। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, तो उसको मैंने घोड़ा दिया और मैंने क्या किया, उसको पैसे दे दिए, है ना, उसने मुझे पैसे दिए और मैंने घोड़ा दे दिया। ठीक है, फिर मैं किसी दुकान पर गया, अब मान लो मुझे हाथी चाहिए, तो मैं हाथी की दुकान पर जाऊँगा और उस पैसे से या उसमें कुछ पैसे मिला के मैं हाथी खरीद लूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पैसे की या मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो यही दोस्तों मुख्य इसकी समस्या थी। क्या थी, कि यदि किसी व्यक्ति को एक वस्तु बेचना है तो उसे उसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ता था, जो कि हर समय संभव नहीं था, हर बार ये चीज़ संभव नहीं थी। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे प्रमुख समस्या थी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, या फेडरल गवर्नमेंट भी इसे बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों, समूह। समूह किसे कहते हैं, जिसमें या तो एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, भले दो हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं समूह, है ना। तो संघात्मक समूह का मतलब होता है संघ, या संघ का मतलब समूह। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, कि भारत सरकार में या भारत में जो है, या भारतीय संविधान के अनुसार जो है, सरकार को, जो सरकार है हमारी, उसे दो समूहों में या दो वर्गों में बांटा गया है। एक हो गई केंद्र सरकार, ठीक है, और एक हो गई राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो समूहों में बांटा गया है ना, ये दो भागों में बांटा गया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, और दोनों ही एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, यानी फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय सरकार को या भारतीय शासन व्यवस्था को जो है दो भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है तथा एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरल गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक साथ साथ करते रहे और स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों, आपको रफ नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वैश्वीकरण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप इस पेपर में भी देख सकते हैं, इस अभी जो हुआ था करंट पेपर उसमें भी आया ही होगा। तो वैश्वीकरण क्या होता है इसका टॉपिक हम क्लियर करते हैं। देखो वैश्वीकरण किसे कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये हमारा चाइना है, ये हमारा तो क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये रशिया है। अब देखिए अगर कोई वस्तु भारत में उत्पादित हो रही है और भारत में ही बिक रही है, ठीक है ना, किसी एक स्टेट में तैयार होकर दूसरे स्टेट में बिक रही है, तो ये क्या हो गया, ये अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा, क्योंकि राज्यों के अंदर ही ये व्यापार हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में। लेकिन ये क्या दोस्तों, ये देश है, ठीक है, और ये भी देश है। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विदेशी व्यापार। चलो ये भी आई गया है तो समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, बीच में तो मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए इसको बोलते हैं हम फॉरेन ट्रेड, है ना। फॉरेन ट्रेड्स किसे कहते हैं, तो दोस्तों एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जो ट्रेड से होता है या एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विदेशी व्यापार कहते हैं। ओके याद रखिएगा, ये हमारा विदेशी व्यापार की परिभाषा होगी। अब हम समझ रहे थे वैश्वीकरण को। तो दोस्तों वैश्वीकरण हम किसे कहेंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ पे नूडल्स बन रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये चाइनीज़ फूड है, चाइना में भी होता है, लेकिन मान लीजिए ये नूडल्स जो है चाइनीज़ नहीं है ना, ये चाइना वालों को नूडल के बारे में पता नहीं है, ना रशिया वालों को ना पाकिस्तान वालों को। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंडिया में वो फेमस हो जाता है और चाइना वाले उसकी डिमांड करने लगते हैं, एज इट इज़ रशिया वाले उसकी डिमांड कर रहे हैं, एज इट इज़ पाकिस्तान वाले उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया, इस नूडल को सारे देशों में भेजा, है ना। तो जब भारत चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है तो चाइना में अगर ऐसी कोई चीज़ होगी जो जिसकी डिमांड भारत में है तो वो चाइना भारत को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि समस्त देश जो है या समस्त विश्व जो है एक ही बाजार की तरह कार्य करने लगता है। ओके, जैसे अभी आपने सुना होगा कि चाइना से जो माल आ रहा है उसका उपयोग नहीं करना है ना, अवॉइड अवॉइड करना है उसको, ठीक है, बाइकआउट करना है, चाइना को बाइकआउट करना है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, है ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अपना मुद्दा नहीं है, अपना मुद्दा केवल ये है वैश्वीकरण को समझना। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त विश्व जो है एक बाजार के रूप में बिना रोक टोक के व्यापार करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, एक बार और समझिएगा, समस्त विश्व जब एक दूसरे से एक ही बाजार के रूप में व्यापार करने लगता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ओके दोस्तों, है ना, आए समझ में दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसी, इसको मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। ओके, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हम किसे कहते हैं दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों इनके नोट्स चाहते हैं, रिटर्न नोट्स, है ना, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए एप्पल है, अमेरिकी कंपनी है एप्पल, ठीक है। अब अमेरिका के जो फ़ोन है ना, ये मेड इन अमेरिका है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे बिक रहे हैं दोस्तों, इंडिया में भी बिक रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिक रहे हैं, चाइना में भी बिक रहे हैं, रशिया में भी बिक रहे हैं, कनाडा में भी बिक रहे हैं, तो हर कंट्री में बिक रहे हैं। तो दोस्तों एप्पल क्या हो जाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी। बहु का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे, और राष्ट्र मतलब देश। तो बहुत सारे देशों में बेची जाने वाली जो कंपनी होती है ना, ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत सारे देशों में बेचा जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बहुराष्ट्रीय कंपनी की, कि ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादों को या प्रोडक्ट को सेल करती है ना, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादों को बेचती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला है इसका आंसर, कि ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादों को बेचती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है, दो बहुराष्ट्रीय या एमएनसी कंपनियों के नाम पूछे हुए हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक तो मैंने ये बताया अभी एप्पल, ठीक है, एक लिख लेते हैं हम सैमसंग, और भी बहुत सारी कंपनियां दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हम लिख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनके हम नाम लिख सकते हैं दोस्तों। आजकल पतंजलि जो है
वो भी एमएनसी कंपनी हो गई है ना, विदेशों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाएगी। ओके दोस्तों, एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया था दोस्तों बोर्ड में, मैं उसका दिमाग में आ गया है तो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ आपके साथ, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है अपने सेंटर को कहाँ पर स्थापित करती है, ठीक है, अपने यूनिट्स जो स्थापित करती है ये, तो वो कहाँ पर स्थापित करती है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, एप्पल के जो फ़ोन है ना, वो एप्पल ने क्या किया, अब इंडिया में भी अपने प्लांट लगा दिए है ना, इंडिया में भी अपने एमएनसी की एक यूनिट डाल दी है। तो होता क्या है कि यहाँ पे इंडिया में जो है वो आके असेंबल होते हैं, जो पार्ट्स है वो आ जाते हैं और इंडिया में आके असेंबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया एप्पल ने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो एक तो भारत में इसकी डिमांड है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है। दूसरा सबसे मेन पर्पज़ ये होता है दोस्तों, सस्ता श्रम मिल जाता है उनको। क्या होता है, सस्ता श्रम मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा भारत से बहुत सारे लोग दुबई में जाके काम करते हैं, है ना, जबकि भारत में बहुत सारे काम है लेकिन दुबई में काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो काम वो भारत में करने से, जहाँ पे उनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वही काम अगर वो दुबई में जाके करेंगे दोस्तों तो उनको 50,000 रुपये मिलेंगे, 5 गुना सीधा, है ना, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करेगा, दुबई जाके काम करना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी मजदूरी की उसको 5 गुना कीमत मिल रही है, ठीक है। तो ये कंपनियां क्या करती है कि जहाँ पे सस्ता श्रम मिलता है, ठीक है, अब मान लो कोई दुबई की कंपनी है, उसको पता है कि भारत में मजदूर सस्ते हैं, तो वो क्या करेगी, भारत में अपना एक प्लांट डाल देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर मिल जाएंगे। जहाँ पे वो 50,000 में एक मजदूर को रख रही थी, वहाँ पे 50,000 में 5 मजदूर उसको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो जहाँ पे सस्ता श्रम होता है वहाँ पे ये कंपनियां क्या करती है, अपनी यूनिट या अपने केंद्र को स्थापित करती है। और ऐसे देश जहाँ पर इनके उत्पादों की मांग होती है वहाँ पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अपने जो केंद्र होते हैं वो स्थापित करती है। ये हो गया दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा रोजाना ऐसे 5-5 क्वेश्चन आपको ला के समझाने की, और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दोस्तों बहुत आसानी से आप एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं उनको आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वैसे आप एक बार और बैक करके आप देखिए, उसको समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप इनके हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो दोस्तों एक बार और फिर मैं बता रहा हूँ, 8878370867, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ उनके मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हो गया हमारा सोशल साइंस दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.